पश्चिम बंगाल न्यायिक अधिकारियों हमला मामले पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। कोर्ट बेहद निराश है। संकट के दौरान मुख्य सचिव कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पहुंच से बाहर रहे। घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान कहा, अपीलीय न्यायाधिकरण नए दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं। दस्तावेजों की सत्यता की विधिवत जांच जरूरी। पूर्व न्यायाधीश अध्यक्षता में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित की गई। पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग के आदेश पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका रद्द। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारियों के तबादले पर रोक नहीं, मुख्य सचिव और गृह सचिव की नियुक्ति सही। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री दुराई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही कार्यवाही रोकी। ट्रायल 6 को महीने में पूरा करने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के खिलाफ दायर जनहित याचिका को कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में कोई खालीपन या ठहराव नहीं आया है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्य सचिव और गृह सचिव के स्थान पर उनसे क्रमशः 1 और 7 वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता और राज्य सरकार ने भी चुनौती नहीं दी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रशासनिक मशीनरी सुन्न हो गई है या सरकार पंगु हो जाएगी। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू की गई महाभियोग प्रक्रिया के मुद्दे पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले और अधिकारियों के तबादले के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया गया है। यह याचिका अधिवक्ता अर्क कुमार नाग द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईसीआई ने राज्य के लगभग पूरे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस ढांचे को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। हाल ही में ईसीआई ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, कई जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल कैडर के कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तमिलनाडु, केरल और नागालैंड जैसे राज्यों में चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में भेजा दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह कमजोर करने वाला कदम बताया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की शक्तियों का दुरुपयोग है, जो संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि अदालत ने कहा कि केवल एक वकील होने के नाते याचिकाकर्ता को तबादले से तब तक कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं हो सकती जब तक कि इससे सार्वजनिक हित को नुकसान न पहुंचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि चुनाव तक सीमित अवधि के लिए तबादले किए गए हैं तो इससे प्रशासन पंगु नहीं होता। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला किया गया है, इसे मनमाना या फिर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता, खासकर जब देश भर में इसी तरह के तबादले हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अपने तबादले से असंतुष्ट है तो वह कानून के अनुसार अलग से चुनौती दे सकता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण जो मतदाता सूची से नाम हटाने जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं, वे नए दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं।
लेकिन केवल तब जब उनकी सत्यता की विधिवत जांच कर ली जाए। पहले न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ऐसे नए दस्तावेज स्वीकार किए ना जाएं, जो मूल रूप से निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परंतु याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस आदेश में संशोधन किया गया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति पंचोली की पीठ को चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं, जिनकी अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कर रहे हैं। इन न्यायाधिकरणों की बैठक के लिए कोलकाता स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान को स्थान के रूप में चुना गया है। अदालत को ये भी जानकारी दी गई कि लगभग 60 लाख दावों में से 47 लाख का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन लगभग 2 लाख आपत्तियों का निपटारा कर रहे हैं और शेष मामलों को 7 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया था, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतभेद थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो न्यायाधिकरण उसे बहाल कर सकता है, भले ही वह व्यक्ति वर्तमान चुनाव में मतदान न कर पाए। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि देश के अन्य हिस्सों में एसआईआर प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चली, जबकि पश्चिम बंगाल में समस्याएं अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को चुनौती देने वाला एक खुला प्रयास है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने इन अधिकारियों को 6 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करे और इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से कराए। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनकी जानमाल की रक्षा की जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन की ओर से गंभीरता विफलता हुई है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित नहीं की, जो अत्यधिक निराशाजनक है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना एक सीनाजोरी है जो न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को चुनौती देने के लिए की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह एक कैलकुलेटेड और डेलिब्रेटेड मूव है जो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अधिवक्ता जनरल की ओर से की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिससे कहा गया था कि चुनाव आयोग एक प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य में राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य रूप से कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला है चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीय बल तैनात करे। दूसरा है चुनाव आयोग ऐसे न्यायिक अधिकारी के निकास पर भी बल तैनात करे जिन्हें अपने परिवार को खतरे की आशंका है। खतरे का तुरंत आकलन कर आवश्यक उपाय किए जाएं। तीसरा है चुनाव आयोग और राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों को सौंपे गए कार्य के सुरक्षित संचालन के लिए भी सभी उपाय करें। चौथा है गृह सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 से 3 से अधिक व्यक्ति न आए और सुनवाई के दौरान 5 से अधिक व्यक्ति न हो। और पांचवा है मुख्य सचिव, डीजीपी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत किए गए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने दिवाला समाधान योजना पर रोक लगाने की मांग की है। यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है और कॉर्पोरेट जगत की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। वेदांता ने एनसीएलटी के 24 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने अडानी की योजना पर रोक लगाने से इनकार किया था। एनसीएलटी ने कहा था कि वेदांता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि अंतिम फैसला आने तक
योजना का क्रियान्वयन न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी को एक पारदर्शी प्रक्रिया में सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में परिणाम बदल दिया गया। वेदांता का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और लेनदारों के लिए अधिकतम मूल्य हासिल करने के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। जयप्रकाश एसोसिएट्स को 3 जून 2024 को एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने दिवाला प्रक्रिया में भेजा था। यह कार्रवाई आईसीआईसीआई बैंक की याचिका पर हुई थी। कंपनी पर कुल 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। इस प्रक्रिया में एनएआरसीएल सबसे बड़ा वित्तीय लेनदार बनकर उभरा, जिसके पास 85% से अधिक वोटिंग हिस्सेदारी थी। इस समाधान प्रक्रिया में कुल 28 कंपनियों ने रुचि दिखाई, जिनमें से 6 ने अंतिम बोली लगाई। इनमें अडानी एंटरप्राइजेस और वेदांता प्रमुख दावेदार बनकर सामने आए। स्वतंत्र मूल्यांकन में अडानी की योजना को बेहतर माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को दिल्ली के 173 संरक्षित हेरिटेज स्मारकों के संरक्षण से जुड़े मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमरुल्ला और जस्टिस नोगमेक बाकम कोटेश्वर सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला राजीव सूरी द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें दिल्ली के विभिन्न नागरिक निकायों के अधीन आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और निगरानी की मांग की गई थी। शुरुआत में यह मामला शेख अली की गुमटी तक सीमित था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर कई अन्य हेरिटेज इमारतों को भी शामिल कर लिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने 2 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें संबंधित प्राधिकरणों को स्मारकों के निरीक्षण और दस्तावेजीकरण पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट कमिश्नर और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि 173 स्मारक एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एएसआई ने अब तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। इससे कोर्ट ने अपने आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना और कड़ी नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने और जवाब देने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के संबंध में कोर्ट ने पाया कि विभाग द्वारा पहचाने गए 19 स्मारकों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। हालांकि जियो मैपिंग और सटीक लोकेशन की जानकारी अभी अधूरी है। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक स्मारक के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और ताजा तस्वीरों के साथ विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। वहीं दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले 85 स्मारकों में से केवल 62 का ही सर्वे पूरा हुआ। कोर्ट ने एमसीडी को सभी स्मारकों की वास्तविक स्थिति और अनुपालन की पूरी जानकारी देने को कहा। नई दिल्ली नगर परिषद की स्थिति और भी कमजोर पाई गई, जहां 54 से भी केवल 2 स्मारकों का ही सर्वे किया गया। कोर्ट ने एनडीएमसी को अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय और संरक्षण व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने इतिहासकार स्वप्रिला लिडर को भी मामले की जानकारी देने और अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा। साथ ही शेख अली की गुमटी के आसपास चल रहे विकास कार्यों पर भी नजर रखते हुए पर्यटन विभाग को निर्देश दिया गया कि परियोजना की गति बनाए रखी जाए और इसे व्यावसायिक रूप से न दिखाया जाए। गढ़चिरौली आगजनी मामले में सुनवाई से जस्टिस चंदुरकर अलग हो गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई नई पीठ के समक्ष होगी। यह मामला एडवोकेट सुरेंद्र गार्डलिंग की जमानत याचिका से जुड़ा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। गढ़चिरौली आगजनी कांड 2016 में हुआ था, जिसमें माओवादी साजिश के तहत सूरजगढ़ कुदान क्षेत्र में लौ अयस्क ले जा रहे थे। 80 से अधिक वाहनों में आग लगाई गई थी। गार्डलिंग पर इस मामले में यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल चंदुरकर ने खुद को अलग कर लिया। इससे पहले जस्टिस एम सुंदर भी इस मामले की सुनवाई से अलग हो चुके हैं। अब यह मामला नई पीठ के समक्ष होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई थी और पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति को वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा जा सकता है।
अदालत ने राज्य से ट्रायल में देरी के कारण भी पूछे थे और इसे कब तक पूरा किया जाएगा, इसकी जानकारी मांगी थी। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रतियां अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और संबंधित अदालत में स्थायी लोक अभियोजक की भी नियुक्ति नहीं है। अदालत ने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बेहतर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कई तारीखों पर तकनीकी दिक्कतें सामने आई। गौरतलब है कि गार्डलिंग जून 2018 से भीमा गोरेगांव मामले में भी हिरासत में है। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। पाठक पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की थी, जो एक अवैध खनन मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने सितंबर 2025 में एक आदेश में कहा कि पाठक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की थी। इसके बाद न्यायाधीश मिश्रा ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। अब मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ भी डिवीजन बेंच ने पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पाठक का व्यवहार अदालत की अवमानना के समान हो सकता है। यह मामला आशुतोष दीक्षित द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाठक और उनकी कंपनियां अवैध खनन में शामिल हैं। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में कार्रवाई नहीं की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से एक केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे माननीय या श्री नहीं लिखने पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम है, लेकिन वे आरोपी नहीं है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने राज्य के गृह सचिव से पूछा कि एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे सम्मानजनक शब्द क्यों नहीं लिखे गए। कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता ने भी ऐसा नहीं किया तो पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। यह मामला एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए लिए और बाद में पैसे नहीं लौटाए और जान से मारने की धमकी भी दी। केंद्रीय मंत्री का नाम एफआईआर में है, लेकिन वे आरोपी नहीं है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को एक ट्रायल कोर्ट को नीचे की अदालत कहने पर भी सवाल उठाया था। एक मामले में कुशीनगर के एसपी ने एक हलफनामे में लिखा था कि नीचे की अदालत ने अपराध को संज्ञान में लिया। जस्टिस हरवीर सिंह ने पुलिस अधिकारी से अपने शब्दों का स्पष्टीकरण देने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने के आरोप में जिला प्रशासन के खिलाफ दायर अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। यह मामला तारिक खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक से न्यायालय के समक्ष आया था। इससे पहले न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने जनवरी में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद मोहम्मदगंज गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया और उसके घर पर नमाज अदा करने में बाधा डाली। इसके बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया था। साथ ही याचिकाकर्ता हसीन खान को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट में रोस्टर परिवर्तन होने के कारण यह मामला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। 25 मार्च को इस नई पीठ ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया और संबंधित अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि न्यायालय द्वारा दी गई सुरक्षा और संरक्षण का लाभ उठाते हुए याचिकाकर्ता अपने घर पर 52 से 62 लोगों की बड़ी संख्या में नमाज के लिए एकीकृत कर रहा था। न्यायालय ने यह भी कहा स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता अपने इस वचन का उल्लंघन करता और बड़ी संख्या में लोगों को नमाज के लिए एकत्र करता है
जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो रही है। इसकी आशंका हो तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे अब किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसे दी गई सुरक्षा तुरंत वापस ली जाए। अंत में न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए गए चालान को भी तुरंत वापस लिया जाए। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।